जरा सोचिए एक ऐसे शहर के बारे में। एक ऐसा शहर जो पूरा सोने चांदी का बना हो और फिर अचानक एक ही दिन में समुंदर में डूब जाए। सुनने में कहानी लगती है ना? पर यह सिर्फ एक कहानी नहीं है। आज हम लोग मिलकर ये पता लगाएंगे कि द्वारका की इस महान कथा में आखिर कितनी सच्चाई है। तो कहानियों में ऐसा कहा जाता है कि ये शहर भगवान कृष्ण के लिए बनाया गया था और ये शहर हमारी कल्पना से भी कई ज्यादा भव्य था। जरा सोच कर देखिए, दीवारें सोने की, फर्श चांदी के। ये सिर्फ एक शहर नहीं था, ये तो ऐसा था मानो धरती पर ही स्वर्ग का एक टुकड़ा उतार दिया गया हो। और बात सिर्फ सोने चांदी तक ही नहीं रुकती। भागवत पुराण के मुताबिक द्वारका में 9 लाख महल थे। जी हाँ, 9 लाख। और ये कोई ईंट पत्थर के महल नहीं थे। नहीं, ये तो हीरे मोती कीमती पत्थरों और सोने से बने थे। आज के जमाने में भी इतनी बड़ी, इतनी आलीशान चीज की कल्पना करना वाकई बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर अचानक एक ही दिन में ये पूरा का पूरा भव्य शहर समंदर की लहरों में कहीं खो गया। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या ये सब सिर्फ एक पौराणिक कथा है या फिर इसके पीछे कोई ऐतिहासिक सच्चाई भी छिपी है। चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो चलिए सबसे पहले उस कहानी को ही जानते हैं। वो कहानी जो हजारों सालों से सुनाई जा रही है, द्वारका के बनने और फिर हमेशा के लिए मिट जाने की कहानी। तो कहानी शुरू होती है ऐसे कि भगवान कृष्ण ने समुद्र देव से जमीन का एक टुकड़ा मांगा और उसी जमीन पर जो समंदर से ही निकली थी, देवताओं के आर्किटेक्ट विश्वकर्मा ने द्वारका शहर को बसाया। इसका नाम पड़ा द्वारिका, जिसका मतलब है द्वारों का शहर, क्योंकि इसके दरवाजे बहुत ही विशाल और भव्य थे। और ये सिर्फ एक सुंदर शहर नहीं था, ये एक परफेक्ट पोर्ट सिटी थी। सोचिए, उस जमाने में भी इसमें एडवांस्ड इरिगेशन सिस्टम और शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर था। पर इतनी भव्यता के बावजूद इस सुनहरे शहर का अंत 2 श्रापों से लिखा गया था। पहला श्राप महाभारत युद्ध के बाद जब दुखी गांधारी ने पूरे यदुवंश के सर्वनाश की बात कही, और दूसरा श्राप तब मिला जब कृष्ण के ही बेटे सांब ने कुछ ऋषियों का मजाक उड़ाया और उन्होंने श्राप दे दिया कि सांब भी अपने कुल के विनाश की वजह बनेगा। मतलब किस्मत का फैसला हो चुका था। सदियों तक ये सब बस एक कहानी ही बनकर रह गया। लेकिन फिर आई 20वीं सदी और इस कहानी ने एक असली पुरातात्विक खोज का रूप ले लिया। इसकी शुरुआत हुई 1930 के आसपास, जब वहां के मछुआरों और गोताखोरों को समंदर के नीचे कुछ अजीब पत्थर और ढांचे दिखने लगे। यहाँ तक कि जो पायलट्स ऊपर से उड़कर जाते थे, उन्हें भी पानी के नीचे शहर जैसी कोई आकृति नजर आती थी। फिर बात आगे बढ़ी और 1963 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI ने बेट द्वारका के पास पहली बार खुदाई शुरू की। और जानते हैं उन्हें क्या मिला? प्राचीन मिट्टी के बर्तन और पुरानी इमारतें। बस यहीं से ये शक यकीन में बदलने लगा कि यहाँ कुछ तो है। और ये खोज किसी एक दिन या एक साल में नहीं हुई, ये एक लंबा सफर था। देखिए, 1963 में पहली खुदाई हुई, फिर 1979 में खास तौर पर समंदर के नीचे खोज करने के लिए भारत की पहली मरीन आर्कियोलॉजी यूनिट बनाई गई। इसके बाद 1983 से 92 तक डॉक्टर SR राव और उनकी टीम ने 1-2 नहीं पूरे 12 अभियान चलाए। फिर 2000 के बाद हाई-टेक सोनार जैसी टेक्नोलॉजी आई और हाल ही में 2024 में तो भारत के प्रधानमंत्री ने खुद वहां जाकर इस खोज को एक नई पहचान दी। अब इस पूरी खोज की कहानी में एक नाम सबसे अहम है, डॉक्टर SR राव। कह सकते हैं कि वो इस मिशन के हीरो थे। उन्होंने ही इस पौराणिक कथा को एक सीरियस साइंटिफिक मिशन में बदल दिया। देखिए, डॉक्टर राव की सोच बहुत ही अलग थी। उनका कहना था, मैं इन ग्रंथों को सिर्फ धार्मिक किताबों की तरह नहीं देखता, बल्कि ये मेरे लिए हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स हैं। और बस इसी एक लाइन ने, इसी एक सोच ने पूरी खोज का नजरिया ही बदल कर रख दिया। लेकिन ये मिशन बिल्कुल भी आसान नहीं था। बहुत मुश्किलें थीं। सबसे पहली, पैसे की कमी। आप यकीन करेंगे, सिर्फ 800 रुपए के मामूली बजट से ये अभियान शुरू हुए थे। टेक्नोलॉजी भी बहुत बेसिक थी। और तो और उनके अपने ही फील्ड के कई लोग उनका मजाक उड़ाते थे। कहते थे कि ये कोई आर्कियोलॉजी नहीं, बस एक मिथक को फिर से जिंदा करने की कोशिश है। पर इन सारी मुश्किलों के बावजूद डॉक्टर राव की टीम ने जो ढूंढ निकाला, उसने सबको हैरान कर दिया। पानी के नीचे उन्हें 560 मीटर लंबी एक पत्थर की दीवार मिली। एक पूरी दीवार
30 से भी ज़्यादा बड़े बड़े पत्थर के खंभे मिले और ऐसे खास तरह के पत्थर के एंकर्स मिले जो ये साबित करते थे कि ये जगह एक बहुत बिजी और एडवांस्ड पोर्ट हुआ करती थी। और सबसे ज़रूरी बात, जब इन चीज़ों की उम्र पता की गई तो वो 1500 से 3000 ईसा पूर्व के बीच की निकली। मतलब ये बात महाभारत के समय से जुड़ रही थी। तो डॉक्टर राव ने तो इसकी नींव रख दी थी, लेकिन असली कहानी तो तब और साफ हुई जब 21वीं सदी में मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शुरू हुआ। और जो नतीजे सामने आए वो चौंकाने वाले थे। कार्बन डेटिंग से पता चला कि ज्यादातर चीजें करीब करीब 5000 साल पुरानी थीं, जो सीधे सीधे महाभारत के टाइमलाइन से मैच करती हैं। कुछ चीजें तो हड़प्पा सभ्यता से भी पुरानी निकली, लेकिन एक लकड़ी का टुकड़ा मिला जो पूरे 9000 साल पुराना था। 9000 साल! इस एक खोज ने तो साइंटिस्ट को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। ये हमारे इतिहास की अब तक की समझ को ही चैलेंज कर रहा था। तो अब सवाल ये है कि आखिर द्वारका डूबी कैसे? हमारे पास दो थ्योरीज हैं। एक तरफ है पौराणिक कथा जो कहती है कि श्राप की वजह से और भगवान कृष्ण के जाने के बाद समंदर ने अपना दिया हुआ जमीन का टुकड़ा वापस ले लिया। और दूसरी तरफ है साइंस जो कहता है कि आज से करीब 3500 से 5000 साल पहले समंदर का लेवल अचानक बहुत तेजी से बढ़ा। हो सकता है कोई बड़ी सुनामी आई हो जिसने इस पूरे शहर को अपने अंदर समा लिया। और ये खोज सिर्फ इतिहास के पन्नों के लिए नहीं है, इसका आज के समय में भी बहुत बड़ा महत्व है। ये वो जगह है जहां आस्था, विज्ञान और हमारी राष्ट्रीय विरासत तीनों एक साथ आकर मिलते हैं। और इसी साल 25 फरवरी 2024 को इस कहानी में एक बहुत बड़ा और नया अध्याय जुड़ा, जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद समंदर के नीचे जाकर इस जगह पर प्रार्थना की। तो पूरी दुनिया का ध्यान एक बार फिर से द्वारका पर आ गया। ये एक ऐतिहासिक पल था जहां हजारों साल पुरानी आस्था और आज का विज्ञान दोनों समंदर की गहराइयों में एक हो गए। तो आखिर में द्वारका की ये पूरी कहानी हमें एक ही बात सिखाती है कि जिसे हम आज सिर्फ एक मिथक या कहानी मान रहे हैं, हो सकता है वो कल का इतिहास बन जाए। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। सोचिए, अगर द्वारका सच थी तो हमारी और कितनी प्राचीन कथाएं और किंवदंतियां हैं जो किसी दिन सच बनकर हमारे सामने आ सकती हैं।